Bismillahirrahmanirrahim. So in this example, you see omega is equal to z raised to the power 1 by 4. What does it mean 1 by 4? It's mean it's have omega z power 1 by 4 mean this is fourth root, and this mean it's have four values. In NAD first year, you know that when you come you study nth root of the complex number. So in remember the formula of algebra कि किसी भी नंबर के nth रूट्स एग्जैक्टली n होते हैं. इसी तरह से ओमेगा इज इक्वल टू z रेज़ टू द पावर 1 ओवर n मींस nth रूट, और किसी भी नंबर के nth रूट एग्जैक्टली n होते हैं. तो ओमेगा इज इक्वल टू z रेज़ टू द पावर 1 by 4 मीन when you put z की one value of z you get 4 value of omega because omega is fourth root of z. तो आप z की एक वैल्यू पुट करेंगे मगर ओमेगा की आपको 4 वैल्यूज मिलेंगी. इसी तरह से सेकंड केस में ये ओमेगा nth रूट के इक्वल है, तो जब आप किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पुट करेंगे तो ओमेगा की आपको n वैल्यूज मिलेंगी. बिल्कुल इसी तरह से आपको मालूम है कि ओमेगा अगर एम्पलीट्यूड ऑफ z हो जिसका मतलब है थीटा है, तो थीटा सिर्फ थीटा के इक्वल नहीं होता. जैसे कि इस फिगर से क्लियर है कि एक थीटा, तो ये आपको ये थीटा नजर आ रहा है, मगर अगर आप इसमें 2 पाई के ऐड करेंगे तो फिर आप इसमें आएंगे, 4 पाई के ऐड करेंगे फिर इस पर आएंगे, 6 पाई ऐड करेंगे फिर इस पर आएंगे. इसी तरह से 2 पाई के सब्ट्रैक्ट भी करेंगे जब भी इसी वेक्टर पर आएंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ z है, मीन थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 पाई के. इन के जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा, एंड दिस मीन एम्पलीट्यूड ऑफ z है इनफाइनाइट वैल्यूज है कि एक में अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दूंगा तो उसके जो एंगल्स होंगे वो इनफाइनाइट्स होंगे. दिस मीन अगर ओमेगा एम्पलीट्यूड ऑफ z है तो वो इनफाइनाइट वैल्यूज फंक्शन है. इसीलिए हमने देखे यहाँ पर लिखा है थीटा इज इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ z नॉट इक्वल टू 0, and from figure it is clear. So remember these are all multi-valued function. Limit of a function of complex variable. इससे पहले कि मैं आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में लिमिट को एक्सप्लेन करूं, पहले हम जो है रियल वेरिएबल में लिमिट को जरा सा रिकॉल कर लेते हैं. मुझे आप सब ये बताएं कि ये टेबल आपसे क्या कह रही है. व्हाट डज इट मीन बाय टेबल? व्हेन x टेंड्स टू 1.9 f of x is equal to 2.9, x 1.99 f of x 2.99, x 1.999 then f of x is 2.999, x is 1.4 times 9 then f of x is 2.999. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, क्या इस टेबल से कभी ऐसा हो सकेगा कि आप 2 पर मूव कर सकें? नहीं, क्योंकि आप 2 पर कभी भी क्यों नहीं मूव कर सकेंगे? क्योंकि 2 पर मूव करने के लिए आपको 9 को इन्फिनिटी टाइम अचीव करना होगा, और 9 को इन्फिनिटी टाइम अचीव करना पॉसिबल नहीं है. बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से x जो है वो 2 की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कभी 2 के इक्वल नहीं होगा, और f of x 3 की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो भी कभी 3 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 3 को अचीव करने के लिए 9 को इन्फिनिटी टाइम अचीव करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो इस टेबल से एक बात तो बहुत क्लियर है कि x की वैल्यू कभी 2 के इक्वल नहीं होगी और f of x की वैल्यू कभी 3 के इक्वल नहीं होगी. और इसके अलावा टेबल सेज दैट व्हेन x टेंड्स टू 2, देखें मैंने क्या लिखा है, x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 मीन के x की वैल्यू हमेशा 2 की डायरेक्शन में मूव करती रहेगी मगर कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगी. देन f of x टेंड्स टू 3, जिसका मतलब है कि f of x हमेशा 3 की डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, और इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगी. इसी तरह से f of x की वैल्यू कभी 3 के इक्वल नहीं होगी. देन दिस इज कॉल्ड लिमिट. कि जब हम ये कहते हैं कि व्हेन x टेंड्स टू 2 एंड देन f of x टेंड्स टू 3, तो इसी को हम लिमिट कहते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x 3 है व्हेन x टेंड्स टू 2. And this can be written as limit x tends to 2 f of x is equals to 3. तो लिमिट के मायने हमेशा याद रखिएगा कि उसकी वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होती. आप हमेशा मूव करते रहते हैं, आप हमेशा अप्रोच करते रहते हैं, मगर कभी भी इक्वल नहीं होती. तो ये टेबल आपको बता रही है कि x tends to 2 है, then f of x tends to 3, and from this table we can write limit x tends to 2 f of x tends to 3. In general if I say x tends to a, और जब आपका इन, यानी कि मैं इन जनरल क्या कहूँगा, जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x किसी पर्टिकुलर नंबर a की डायरेक्शन में मूव करे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि f of x इज डिपेंडेंट वेरिएबल, f of x जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और वो x पर डिपेंड कर रहा है, तो वो भी किसी पर्टिकुलर नंबर l की डायरेक्शन में मूव करेगा. तो हम ये कहते हैं कि l इज लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x व्हेन x टेंड्स टू a.
तो इन जनरल क्या है कि जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x किसी पर्टिकुलर नंबर a की डायरेक्शन में मूव करे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल f ऑफ x किसी पर्टिकुलर नंबर l की डायरेक्शन में मूव करे, देन वी से दैट l इज लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a। और इसको लिखते कहते हैं लिखते कैसे, वी राइट लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू l। और याद रखिएगा लिमिट में कभी भी x की वैल्यू a के इक्वल नहीं होगी और f ऑफ x की वैल्यू कभी भी l के इक्वल नहीं होगी। तो लिमिट की सिंपली डेफिनेशन क्या है, जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे इस टेबल में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी पर्टिकुलर नंबर 2 की डायरेक्शन में मूव करे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल f ऑफ x किसी पर्टिकुलर नंबर 3 की डायरेक्शन में मूव करे, देन वी से दैट व्हेन x टेंड्स टू 2 देन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। और इसका मतलब ये होगा कभी भी x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं, कभी भी f ऑफ x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं। और इसको लिखते कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू 3। और इसी रिजल्ट को हमने जनरलाइज कर लिया है। तो यही डेफिनेशन जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की भी है कि जब आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z किसी नंबर z0 की डायरेक्शन में मूव करे, यू सी z टेंड्स टू z0 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग f ऑफ z किसी पर्टिकुलर नंबर l की डायरेक्शन में मूव करे, देन वी से दैट l इज लिमिट ऑफ f ऑफ z when z tends to z0 when z tends to z0। और इसको लिखते कैसे हैं शॉर्ट फॉर्म में, लिमिट z tends to z0 f of z is equals to l। तो जिस तरह से वन वेरिएबल में मैंने आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन किया है कि वहां पर x की वैल्यू कभी a के इक्वल नहीं हो सकती और f of x की वैल्यू कभी l के इक्वल नहीं हो सकती, इसी तरह से फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में z की वैल्यू कभी z0 के इक्वल नहीं होगी और f of z की वैल्यू कभी l के इक्वल नहीं होगी। तो इसको हम जो है लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं, जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल z किसी पर्टिकुलर नंबर z0 की डायरेक्शन में मूव करे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका डिपेंडेंट वेरिएबल f ऑफ z किसी पर्टिकुलर नंबर l की डायरेक्शन में मूव करे, देन वी से दैट l इज लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ z when z tends to z0। उसको लिखते इस तरह से जिस तरह से आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, लिमिट z tends to z0 f of z is equals to l। अच्छा, लिमिट प्रूफ करने में होता क्या था, जब आप रियल वेरिएबल में थे तो याद रखिएगा रियल वेरिएबल में x is equals to a पर आपके पास सिर्फ x is equals to a के you have only two neighborhoods, number 1 is left hand side और नंबर 2 इज राइट हैंड साइड, और वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड नेबरहुड और राइट हैंड नेबरहुड। और अगर आपने लिमिट प्रूफ करना होता था तो क्या करना होता था कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट वो इक्वल होनी चाहिए थी राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि आपके पास ओनली टू नेबरहुड होते थे, लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड। तो अगर लेफ्ट हैंड नेबरहुड इज इक्वल्स टू राइट हैंड नेबरहुड और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम ये कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट, और ओनली टू वे से बस आपको चेक करना होता था। तो वन डायमेंशनल थ्योरी तो बहुत इजी थ्योरी थी कि आपके पास वो टू लिमिट्स होती थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और दोनों को आपने चेक कर लिया। मगर आप नोट करें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की ये जो लिमिट की डेफिनेशन लिखी है, लिमिट की डेफिनेशन लिखी है, ये वन डायमेंशनल थ्योरी नहीं है, दिस इज टू डायमेंशनल थ्योरी। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इसमें z नोट का नेबरहुड क्या है। तो याद रखिएगा टू डायमेंशन में अगर आपके पास ये नंबर z नोट है तो इसके नेबरहुड से मुराद इसके अराउंड एक सर्किल होगा जिसका रेडियस मैक्सिमम 10⁻³ और उससे लेस होगा। तो इसका नेबरहुड ये सर्किल होगा, और इस सर्किल पर जितने भी पॉइंट्स है वो तमाम के तमाम पॉइंट्स इसके नेबरहुड्स होंगे। और फिर देखिए कि हर पॉइंट जो कि इस सर्किल पर जितने भी पॉइंट्स है उन पॉइंट से z नोट पर आने के लिए आपको इनफाइनाइट वेज दरकार है। मसलन आप फॉर एग्जाम्पल आप इस z से देखें तो इस z से मैं इस वेज से भी आ सकता हूँ, इस वेज से भी आ सकता हूँ, इस वेज से भी आ सकता हूँ, इस वेज से भी आ सकता हूँ। इस z को देखें, इस z से भी मैं इस वेज से आ सकता हूँ, इस वेज से आ सकता हूँ, इस वेज से आ सकता हूँ। तो इन एवरी पॉइंट z we can move towards z in infinite many ways। तो फिर लिमिट इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एग्जिस्ट कब होगी, जब आप इन तमाम इनफाइनाइट पॉइंट से, इन तमाम इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट वेज से मूव करते हुए आए और तमाम सूरतों में लिमिट सेम आए तो लिमिट एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। तो टू डायमेंशनल थ्योरी में या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में लिमिट सिर्फ इसी सूरत में एग्जिस्ट होती है कि जब आप तो आपकी इन तमाम इनफाइनाइट वेज से मूव करें, और इन तमाम इनफाइनाइट वेज से मूव करते हुए आप इनफाइनाइट पॉइंट से मूव करते हुए इनफाइनाइट वेज से आए और तमाम सूरतों में आपकी लिमिट सेम आए, तो हम उसको कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। मगर ये एक यही डेफिनेशन जो आपको जाहिरी तौर पर तो बहुत डिफिकल्ट लग रही है कि इसका मतलब है इनफाइनाइट पॉइंट है और इनफाइनाइट वेज है और तमाम सूरतों में आंसर सेम आना है, तो इसका मतलब मगर ये भी है कि अगर लिमिट
does not prove, we have to prove that limit does not exist. तो it is very easy, just कि किसी भी टू वे से प्रूव कर दें कि और टू पाथ से प्रूव कर दें कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब होगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे प्रूव करना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा मैं किसी भी टू वे से प्रूव कर दूं कि इन टू वे से लिमिट डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। नोट करें, हम अब जो लिमिट से रिलेटेड एग्जांपल्स करने वाले हैं उसमें जीरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए सिर्फ जीरो पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि इसका जब आप जीरो पर लिमिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। As we know that z is equal to x plus ida y, then what does it mean by z tends to 0 along different path? Remember the following. तो देखें, जब हम z tends to 0 कहते हैं along different path, तो इसके मीनिंग क्या होते हैं। तो when I write z tends to 0, this means z is equal to x plus ida y। और फर्ज करें आप जीरो पर, आप देख रहे हैं जीरो पर x एक्सिस से मूव कर रहे हैं, तो जब आप x एक्सिस से मूव करेंगे इट्स मीन होगा along x axis mean, और what is the equation of x axis? y is equal to 0, क्योंकि x axis पर y तो exactly 0 होता है और x tends to, सिर्फ x tends to 0 होगा और y exactly equals to 0 होगा। बिल्कुल इसी तरह से when I write z tends to 0 and x plus ida y tends to 0 along y axis, तो along y axis mean क्या होगा कि x is equal to 0, x is equal to 0 and y tends to 0 and y tends to 0। बिल्कुल इसी तरह से z tends to 0, x plus आइडा y tends to 0 मीन along रेडियस वेक्टर। अगर आप इस रेडियस वेक्टर से इस रेडियस वेक्टर की इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास होती है, व्हाट इज द इक्वेशन? y is equal to mx and m is the slope of this रेडियस वेक्टर और लाइन। तो आप जैसे जैसे इस m को चेंज करते जाएंगे इसका स्लोप भी चेंज होता जाएगा, तो इसलिए इसको हम रेडियस वेक्टर कहते हैं। और अगर आप इस रेडियस वेक्टर के थ्रू आए तो इस केस में आपकी जो इक्वेशन होगी वो ये होगी y is equal to mx and x tends to 0 होगा। बिल्कुल इसी तरह से आप इस ओरिजिन पर सिर्फ इस रेडियस वेक्टर और लाइन के थ्रू नहीं आ सकते, बल्कि पैराबोलास के भी जरिए आ सकते हैं। यू सी वन पैराबोलास या y is equal to mx square। So if we move if z moves toward origin or 0 through parabolas, then we mean along parabola mean y is equal to mx square and x tends to 0। and what does it mean by m? m जो है इस पैराबोला के ये जो आप देख रहे हैं इसके कर्वेचर को चेंज करता जाएगा। तो जैसे जैसे m चेंज होता जाएगा ये पूरा पैराबोला जो है 2 पाई डिग्री रोटेट भी होगा और वो ओरिजिन को कवर करेगा। इसी तरह से अगर आप z tends to 0 x plus आइडा y अलोंग क्यूबिक कर्व आ रहे हैं, तो इस सूरत में आपका y is equal to mx3 होगा और x tends to 0 होगा। तो ये मैंने कुछ पाथ्स लिखे हैं कि जिनके जरिए आप ओरिजिन पर मूव कर सकते हैं। अगर इन तमाम इनफाइनाइट पाथ से और इनफाइनाइट पॉइंट से मूव करते हुए ओरिजिन पर आप आते हैं, ये क्यूबिक कर्व है, ये आप देख रहे हैं क्यूबिक कर्व है। और फाइनली इस डायग्राम में मैंने इन तमाम डायग्राम को एक साथ कंबाइन किया है कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन का ये नेबरहुड है, और इस ओरिजिन पर कभी आप एक्स एक्सिस से आएंगे, यू सी हियर एक्स एक्सिस, कभी आप वाई एक्सिस से आएंगे, कभी आप थ्रू रेडियस वेक्टर आएंगे, कभी आप पैराबोला से आएंगे, यू सी हियर पैराबोला, कभी आप क्यूबिक कर्व से आएंगे। तो अगर इन तमाम इनफाइनाइट पॉइंट और इनफाइनाइट वेज से मूव करते हुए आप आए और इन तमाम सूरतों में आपकी लिमिट अगर सेम आती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिसपे हम लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी प्रूफ करेंगे और लिमिट एग्जिस्ट भी है। तो अगर आपने लिमिट डज नॉट प्रूफ करना है तो किसी भी टू वे से प्रूफ कर दें, मगर आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, डायरेक्ट नहीं चलना। अभी हम एग्जाम्पल करते हैं, आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू कैलकुलेट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन वेयर z टेंड्स टू आयोडा। सो आई राइट, we can write z square plus 1 is z plus I z minus I, because a plus b, a minus b का मतलब होगा a square plus b square, a square minus b square, but iota square create minus minus plus. This is the reason z square plus 1 is equal to z plus I z minus I. Then z minus I cancel, we get z plus I, and then I put z is equal to I, we get limit of this expression when z tends to I is equal to 2i. This is just a computational this is example number 2, and we have to show that the limit of the following function does not exist at z is equal to 0. Now the solution: the limit of the complex valued function exists if it is independent of all paths. Therefore
वी हैव, तो क्योंकि हमने ओरिजिन पर चेक करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, तो सबसे पहले हम अलोंग एक्स एक्सिस आएंगे एंड रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y is equal to 0 and x tends to 0. So first of all I write limit z tends to 0 f of z, and then what is the value of f of z? F of z given in this expression, I put the value of f of z and limit z tends to 0 as it is, and because we are on x axis, so I write limit y is equal to 0 and x tends to 0, and in the next I put y is equal to 0, we get minus x square over x square, then x square is cancelled and we get minus 1, and limit x tends to 0 minus 1 mean minus 1. Similarly, now along y axis or imaginary axis, remember the equation of y axis is x equal to 0 and y tends to 0. So I write limit z tends to 0 f of z and limit z tends to 0 of this expression, and then I write limit x is equal to 0, y tends to 0, and then I put x is equal to 0, we get y square over x square, and after cancel we get 1, and limit y tends to 0 of 1 is 1, and we see that the limit along x axis is minus 1 and along y axis is 1. So limits are not equal in two different ways. This means limit does not exist at x is equal to 0. Remember the definition of limit in complex variable is that limit exists whenever in all points and from all ways from all these points. If all limits are equal, then limit exists, otherwise limit does not exist. So in this example, limit does not exist. In example number 3, we have to prove that again limit does not exist at z is equal to 0, and function given in two parts. Let's see first this function given in two parts. First part says that when z not equal to 0, then f of z is equal to this expression, then f of x is equal to this expression, x over square root x square plus y square, and when z is equal to 0, f of z is equal to 2. So function is given in two parts. Let's check again the limit at z is equal to 0. First of all, along we have x axis or real axis, and again the equation of x axis is y is equal to 0, x tends to 0. So I write limit z tends to 0 f of z, and then limit z tends to 0 f of z. Now I have to put the value of f of z. So I put first part or second part. Remember, first part is when z not equal to 0, and second part is when z is equal to 0, and I write here limit z tends to 0. So what does it mean limit z tends to 0? Z tends to 0 mean z never be equal to 0. Remember, in limit z never be equal to 0. So because z is never be equal to 0, so this means function is equals to in first part. So function is equals to first part. This is the reason that I write here, because z tends to 0 mean इसका मतलब ये होता है z की वैल्यू कभी 0 के इक्वल नहीं होगी, और जब z 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन इस फर्स्ट एक्सप्रेशन के इक्वल है. इस वजह से मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखी है. फिर मैंने along x axis के लिए y is equal to 0 and x tends to 0 लिखा है, और finally I put y is equal to 0. We get x over x, and from this we get 1, and limit x tends to 0 of 1 is 1. Similarly, along y-axis or imaginary axis, we have limit z tends to 0 f of z, and again I write limit z tends to 0, and then f of z. I put f of z again the first expression, because limit z tends to 0 means z never be equal to 0, and then I put the limit along y-axis, limit x is equal to 0 and y tends to 0, and then I put x is equal to 0. And when we put x is equal to 0, we get 0, and limit y tends to 0 of 0 is equal to 0. So again we say that limit along x-axis and y-axis are not equal. This means limit of the given function does not exist at z is equal to 0. This is example number 4. And again we have to show that limit does not exist at z is equal to 0 of this function, and then I write first of all along x-axis or real axis limit z tends to 0 f of z, and then I put the value of f of z here, and then I put the limit along x-axis, that's mean limit y is equal to 0, x tends to 0, and then I put y is equal to 0, we get y 0, and we get 3x square over x square, and x square is cancelled, and limit x tends to 0 of 3 is
3. Similarly, along y-axis or imaginary axis, x is equal to 0 or y tends to 0. So along y-axis, I write limit z tends to 0 f of z, limit z tends to 0 f of z I put here, and then I put the limit of along y-axis, limit x is equal to 0, y tends to 0, and then I put x is equal to 0, we get 3y square over y square, and y square cancel, we get limit y is equal to 0 is equal to 3. So up till along x-axis and y-axis both are 3, and let now calculate limit along radius vector. Remember, the equation of radius vector or line is y is equal to mx and x tends to 0, and m is here slope of the line, and जैसे जैसे हम m change करते जाएंगे वैसे वैसे slope of the line भी change होती जाएगी. So in this case, limit along radius vector, we have limit z tends to 0 f of z, and then I put the value of f of z, and then I put the equation of radius vector. And what is the limit or equation of limit vector? Radius vector, limit y is equal to mx and x tends to 0, and then I put y is equal to mx, we get this expression, and from numerator and denominator we get x square common, and x and x square is a common, and x square common, we get this expression. And because this expression is independent of x, so after applying limit we get this expression, but you clearly see this expression is depends on m, means that जैसे जैसे हम m चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे लिमिट्स की वैल्यूज भी चेंज होती जाएंगी, which is not possible in the case of limit, because in limit every values of limit from different path should be same or must be same. So m चेंज करते जाने से लिमिट भी चेंज हो जाएगी, इसलिए लिमिट यूनिक नहीं आ रही, और इसलिए लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. Limit of this function does not exist. Next example number 5, show that limit of this function at z is equal to 0 does not exist, even though this function approaches the same limit along every straight line through the origin. So first of all, let's prove the limit of the given function along x-axis or real axis. So along x-axis we have limit z tends to 0, and then I write the value of the function, and then because we are along x-axis, I write limit y is equal to 0, x tends to 0, and then I put y is equal to 0 means 0, and limit x tends to 0 of 0 is 0. Similarly, along y-axis or imaginary axis, we have limit z tends to 0, x square y x4 plus y square, and limit x is equal to 0, y tends to 0, and then I put x is equal to 0, we get 0, and limit x tends to 0 of 0 is equal to 0. Similarly, along radius vector we have y is equal to mx, x tends to 0. So first I write limit z tends to 0, x square y x4 plus y square, and then I write limit y is equal to mx, x tends to 0, and I write the expression of limit, and I put y is equal to mx, we get this expression. But you see here x square is common, and from numerator we get x only if we divide both numerator denominator by x square, so we get mx over x square plus m square, and when I put x tends to 0 we get 0. तो अब तक तो ये है कि लिमिट अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और अलोंग रेडियस वेक्टर. अलोंग रेडियस वेक्टर का मतलब है वो तमाम इनफाइनाइट वेक्टर से अब तक हमारे पास लिमिट सेम आ रहा है, मगर आपके पास तो इनफाइनाइट वेज है. अभी तो हमने सिर्फ लाइन से चेक किया है कि लाइन से आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा. अब हम इनफाइनाइट पैराबोलास से चेक करेंगे कि इनफाइनाइट पैराबोलास से आने से लिमिट सेम आती है या नहीं. तो मैंने पहले लिमिट लिखी है, एंड देन आई पुट लिमिट y is equal to mx square. दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला. y is equal to mx square and x tends to 0, and then I put y is equal to mx square in numerator and denominator, we get this expression. x4 is cancelled, and this is only a function of m, and when we apply limit x tends to 0 we get m4 over 1 plus m square. Remember, m is working like a slope in the line y is equal to mx. m here is working as a curvature for the parabolas, और जैसे जैसे ये m की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे पैराबोलास की नेचर और उसका शेप भी चेंज होता जाएगा. बट व्हाट डज इट मीन? इस मीन कि लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है वो डिपेंड कर रही है और m पर. जैसे जैसे m चेंज करते जाएंगे लिमिट भी चेंज हो जाएगी, और क्योंकि लिमिट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लिमिट मस्ट बी सेम इन एवरी वेज. सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट
एट z इज इक्वल टू 0 इवन दो अलोंग एवरी स्ट्रेट लाइन लिमिट सेम है। देखें इस स्ट्रेट लाइन की ये वाला जो आपके पास रिजल्ट आया, इससे आपके पास आंसर जो है सेम ही आ रहा है हमारे पास कि एवरी स्ट्रेट लाइन से आप मूव कर रहे हैं वो लिमिट अभी भी सेम आ रही है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और 0 से हमारे पास सेम आ रहा है, मगर पैराबोला से सेम नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कहा था लिमिट उसी सूरत में एग्जिट होती है जब सिर्फ तमाम पॉइंट से और ऑल वेज से लाइन, पैराबोला, क्यूबिक कर्व, बाइकोऑर्डिनेट कर्व, 5 डिग्री कर्व, 6 डिग्री कर्व, इन ऑल वेज से लिमिट अगर सेम की श्योरिटी गारंटी होगी तो लिमिट एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। And this is next example number 6. We have to show that limit does not exist of this function you see here. So first of all let's check again. First of all let's see this function. This function is divided into two parts. First part is when z not equal to 0, function is equal to this expression. You see here function is equal to this, and when z is equal to 0, function is equal to 0. So let's first check along x-axis or y-axis, and limit I write limit z tends to 0 f of z, and limit z tends to 0 and f of z, and I put the first expression. Again, why I put the first expression? Because z tends to 0 means z not equal to 0, and when z not equal to 0, function is equals to first expression or first part. So I write the first part, and then I write the equation of limit along x-axis, which are y is equal to 0, x tends to 0, and then I put y is equal to 0, and applying limit we get answer is 0. Similarly along y-axis or imaginary axis, I write limit z tends to 0 f of z, and limit z tends to 0, and then I put the first expression. Why first expression? Because in limit z tends to 0 means z never be equal to 0, and when z not equal to 0 we have this first expression. So I put first expression, and then I put the equation of limit along y-axis, which are limit x is equal to 0, y tends to 0, and then I write the expression, and then I put x is equal to 0, we get 0, and after applying limit we get answer is 0. Similarly along radius vector we have limit z tends to 0 f of z, and limit z tends to 0, and then I put the first expression of the function, then I put the limit along the radius vector, which are limit y is equal to mx, x tends to 0, and then I put y is equal to mx in numerator and denominator, we get this expression, and then x square in numerator denominator cancel, we get this expression, and putting limit x tends to 0 we get answer is 0. Similarly तो अब तक हमारे पास रेडियस वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तमाम सूरतों में लिमिट सेम आ रही है. लेट्स चेक अलोंग पैराबोलास. सो आई राइट लिमिट z टेंड्स टू 0 f of z, लिमिट z टेंड्स टू 0, and then I write the expression of the function, and then I write the equation of limit along parabolas, which are limit y is equal to mx square, x tends to 0, and then I write the expression, and then I put y is equals to mx square, we get this expression, and finally x square x4 from numerator and denominator are cancelled, we get this expression, because in numerator x is involved. After putting limit x tends to 0 we get 0. So up till along x-axis, y-axis, along radius vector, along parabola, all limits are 0. बट इसका मतलब ये नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट हो गई, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ कुछ ही कर्व चेक किया, आपने तो इनफाइनाइट कर्व को चेक करना है. तो अब हम आ रहे हैं along cubic curve y is equal to mx cube and x tends to 0 पर, and let's check whether the limit exists or not along cubic curve. So I write limit z tends to 0 f of z, limit z tends to 0, and then I write the second part of the function, and then I write equation of limit along cubic curve y is equal to mx cube and x tends to 0, and then I write the function, and finally I put y is equal to mx cube in this expression, and x6 from numerator and denominator is cancelled, we get this expression, and because this is independent of x, after applying limit we get this expression, and you see again this expression depends on m, और जैसे जैसे हम m चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे क्यूबिक कर्व का जो कर्वेचर है या उसकी शेप या उसकी नेचर जो है वो चेंज होती जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट है वो m पर डिपेंड कर रही है और ये चेंज होती जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन लिमिट, बिकॉज लिमिट इन एवरी पाथ शुड बी सेम. सो इसका मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं है. तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 ये एक और गुड एग्जाम्पल थी कि जिसमें हमने पाँचवें 5th यू सी अलोंग क्यूबिक कर्व तक आए,
और जिससे हमने ये प्रूफ कर दिया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। आप में से कोई स्टूडेंट पूछे कि सर अगर मैं एक्स एक्सिस भी नहीं करता, वाई एक्सिस भी नहीं करता, रेडियस वेक्टर भी नहीं करता, पैराबोला भी नहीं करता, सिर्फ क्यूबिक कर्व में करता, डायरेक्ट में क्यूबिक कर्व लिखता और उससे मैं प्रूफ कर देता कि क्योंकि लिमिट एम पर डिपेंड करती है तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, तो क्या मेरा आंसर सही होता है? तो देखें इस सूरत में आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी आप जो है इस स्टेज पर हैं कि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग डायरेक्ट स्टेप नहीं लिखें बल्कि स्टेप बाय स्टेप चलें। मुझे पता है कि इस एक्सप्रेशन को देखकर क्यूबिक कर्व से मैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट प्रूफ कर सकूंगा, मगर आपने ये फिर भी सारे स्टेप करने क्यों करने, ताकि आप अभी से ये तमाम चीजें अंडरस्टैंड करें, आप एक सिस्टमेटिक वे में प्रूफ करें। डायरेक्ट प्रूफ करेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे नंबर सिर्फ इसी सूरत में मिलेंगे जब आपके पूरे स्टेप 1 2 3 4 5 करते हुए 5वें स्टेप पर आए और आप बताएं कि क्योंकि ये एम पर डिपेंड करता है इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। तो आपको सारे स्टेप करने होंगे, डायरेक्ट स्टेप नहीं कीजिएगा। डायरेक्ट स्टेप जब आप रिसर्च में चले जाएंगे मास्टर और पीएचडी में, वहां पर कीजिएगा। अभी आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो आपको सारे स्टेप करने चाहिए इन ऑर्डर टू शो योर अंडरस्टैंडिंग। एंड दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7, prove that limit of the following function exist at z is equal to 0। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल कि जिसमें हमने ये प्रूफ करना है कि लिमिट एग्जिस्ट है। याद रखिएगा जब भी आपने प्रूफ करना हो कि लिमिट एग्जिस्ट है तो फिर आपने 4 स्टेप करने होंगे। सबसे पहला स्टेप अलोंग एक्स एक्सिस, सेकेंड स्टेप अलोंग वाई एक्सिस, थर्ड स्टेप अलोंग रेडियस वेक्टर और फोर्थ स्टेप अलोंग एनी जनरल कर्व। ये जनरल कर्व कोई भी कर्व हो सकता है, यानी ये जनरल कर्व उन तमाम इनफाइनाइट कर्व को रिप्रेजेंट करेगा जिससे आप ओरिजिन पर मूव कर सकते हैं। तो अगर आपने इससे भी प्रूव कर दिया कि लिमिट चारों सूरतों में सेम आ रही है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट है, तो लिमिट एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। तो लेट्स सपोज एंड बिफोर प्रूविंग this example again we see the function is break into 2 parts. Number first part is when z not equal to 0, function is equal to x3 minus y3 over x square plus y square, and when z is equal to 0 function is equal to 0. So let's now prove that the limit of the function exists at z is equal to 0. So along x axis or real axis we have limit z tends to 0 f of z and limit z tends to 0, and then I write the second part. Again, why I write the second part? Because z tends to 0 mean z not equal to 0. So I write this is the reason that I write the first part. I write first part and then I write the equation of limit along x axis, which mean limit y is equal to 0 and x tends to 0, and then I put y is equal to 0, we get x3 over x square. From this we get x and limit x tends to 0 of x means 0. Similarly along y axis or imaginary axis mean limit z tends to 0 f of z and limit z tends to 0, and then I put again the second part of the function because z tends to 0 mean z is not equal to 0, and then I write the equation of limit along y axis, which mean limit x is equal to 0 y tends to 0. Then I put x is equal to 0 in this expression, we get minus y3 over y square, from which we get minus y, and then I apply limit y tends to 0, we get 0. Similarly along radius vector we have y is equal to mx and x tends to 0. First I write limit z tends to 0 f of z and limit z tends to 0, and then I put the second part of the function and then I write the equation of radius vector limit y is equal to mx and x tends to 0, and then I put y is equal to mx in this expression. We get this expression from which x square is cancelled, and in numerator we have x, and then I put x is equal to 0, we get x is equal to 0. Now along any general curve, this general curve that is denoted by y is equal to g of x and x tends to 0. Remember g of x is any infinite curve. अगर हमने इससे प्रूव कर दिया ना लिमिट एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि लिमिट इन ऑल वेज से एग्जिस्ट है। तो लेट्स सपोज y is equal to y of x g of x be any general curve through the origin, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं तो इसका मतलब है y of 0 g of 0 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ओरिजिन पर 0 जो पॉइंट्स होते हैं 0 0, x भी 0 होता है तो y भी 0 होता है, तो इसलिए y of 0 g of 0 is equal to 0. और बाय मैक्लॉरेन सीरीज वी नो दैट आप मैक्लॉरेन सीरीज से किसी भी फंक्शन g of x को, इस g of x को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप एनईडी फर्स्ट ईयर से जानते हैं कि g of किसके इक्वल होगा, बाय मैक्लॉरेन सीरीज g of 0
x over 1 factorial g prime of 0, x square over 2 factorial g double prime of 0, x 3 over 3 factorial g triple prime of 0. But g of 0, you see here g of 0 is 0. So g of 0 is 0, and from all terms we have x is common. So I write x as a common, and from this we get g prime of 0. From this we get x over 2 factorial g double prime. From this we get x square over 3 factorial g triple prime of 0, and so on. And then all this expression ये वाला, ये जो आप ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है, इसको मैंने h of x के दिया, तो then y is equal to g of x is equal to x h of x we get. And what is h of x? H of x is equal to this expression you see here. और इस h of x पे अगर आप x टेंस टू 0 कर देंगे तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, तो h of x जो है g प्राइम ऑफ 0 के इक्वल आएगा. तो जब आपका x टेंस टू 0 होगा तो h of x जो है g प्राइम ऑफ 0 के इक्वल होगा. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिखिए. असल चीज हमारे पास अब क्या आ चुकी है कि y किसके इक्वल है? x h of x के. अब जब ये हमारे पास इक्वल है, हमने ये प्रूव कर दिया. पहले y g of x के था, मगर अब हमने इसको प्रूव कर दिया है कि ये x टाइम h of x के इक्वल है. देन अब हम अपनी लिमिट की तरफ आ गए. लिमिट z टेंड्स टू 0 f of z, and then I write limit z tends to 0, and then I put the value of the function. This is the value of the function, and then I write the limit along any general curve. And what is this? This y is equal to g of x is equal to x h of x, and x tends to 0. This is our equation of limit along any general curve. Then I put y is equal to x h of x in numerator and denominator. We get this expression, from which x square is cancelled. We get this expression, and because in numerator we have x, so by putting x tends to 0, we get answer is 0. So we will see that in all paths along x-axis, along y-axis, along radius vector, or along any general curve, in all cases limits are same and the limit is equal to 0. और इसका मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट है, और लिमिट एग्जिस्ट है तो वो किसके इक्वल है? 0 के. तो फाइनली वी कैन राइट इन दिस वे, लिमिट z टेंड्स टू 0 f of z is equal to 0. फर्ज करें अगर इन चारों सूरतों में लिमिट आपके पास 0 के बजाय 1 आती. फॉर एग्जांपल here we get 1, here 1, here 1, and here is also we get then 1. Then we write limit z tends to 0 f of z is equals to 1. मतलब क्योंकि चार सूरतों में लिमिट्स हमारे पास 0 आई है, that's why I write limit z tends to 0 f of z is equal to 0. तो ये पहली एग्जांपल थी जिसमें हमने प्रूव किया है कि लिमिट एग्जिस्ट है. और जब भी याद रखिएगा लिमिट एग्जिस्ट प्रूफ करना हो तो आपने 4 स्टेप करने हैं. रिमेंबर, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग रेडियस वेक्टर, और अलोंग एनी जनरल कर्व. और चारों सूरतों में लिमिट सेम आएंगी, और सेम आएंगी तो वही आपने लिमिट को आखिरी में इस तरह से कमेंट्स करना होगा, इस तरह से हमने इस बॉक्स में कमेंट्स किया है.